हेलो एवरीवन, वेलकम यू। और तो ये हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर्स है। इसमें आज हम बचा हुआ जो भी पोर्शन है कवर कर लेंगे और इस चैप्टर का द एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेक्चर्स की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी होता है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी डीपीएसपी यानी स्टेट की ड्यूटीज, यानी क्या, स्टेट की ड्यूटीज, यानी ये ऐसी ड्यूटीज है जो स्टेट को कुछ करने के लिए क्या कहता है, भाई कुछ करो, ऐसा ऐसा करो। ठीक है, जिस तरह हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ठीक है, इनका रिस्पेक्ट करने की क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसी तरह क्या है, जो स्टेट की ड्यूटीज़ है उन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 4 में आते हैं डीपीएसपी। ठीक है, और इसका यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के बेस पे। ठीक है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करेगा, ये गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करेगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल की यानी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या प्रमोट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। यानी फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते थे, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते थे। ठीक है, इसके बाद ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी अगर आप कहाँ पे नहीं जा सकते, जुडिशरी की तरफ नहीं जा सकते थे, क्या हो गया, नॉन जस्टिशिएबल हो गया। ठीक है, और ये मोरल ऑब्लिगेशन भी है, क्या बोल रहे हैं, मोरल ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन इसके पीछे का फोर्स जो है वो कैसे रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ये मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, लेकिन ये लाने के बाद इसके पीछे का जो फोर्स है वो तो पॉलिटिकल ही हो गया ना, इसके पीछे की जो एक्शन है वो पॉलिटिकल होगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी लाएगी उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा या फिर नुकसान होगा, जो वॉट एवर होना है। ठीक है, वो हमारा स्पीयर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, पॉलिटिकल एक्शन यानी पॉलिटिकल मोटिव्स है उसके बाद का। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट यानी क्या होता है, वेलफेयर स्टेट यानी क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि क्या है, बेसिकली वेलफेयर स्टेट क्या एक गवर्निंग मॉडल है, क्या है, गवर्निंग मॉडल है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो स्टेट है, जिसमें स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो भी है वो क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है भाई, सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, किसका, सिटीजन्स का, किसका, सिटीजन्स का, यानी सिटीजन्स के सोशो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऐसा जो मॉडल रहता है उसे कहा जाता है वेलफेयर स्टेट। क्या कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा मिनरेगा मिल्स केस हुई थी 1980 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फाउंडेड है, ठीक है, बेसिकली the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principle. Fundamental right and directive principle के बैलेंस बनाए रखना, ये हमारा बेडरॉक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ था, क्या कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। इसके अलावा क्या हुआ है, ये जो डीपीएसपी है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद में यानी डिक्लेयर किया है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि ये जो डीपीएसपी है इससे प्रिंसिपल्स है, इसको गवर्नमेंट को लॉ बनाते वक्त कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि देखो, these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. यानी ये जो principles है ये fundamentals है गवर्नेंस के लिए, फंडामेंटल्स रहेंगे। ठीक है, और लॉ बनाते वक्त इनको क्या करना चाहिए, हमारी जो यानी स्टेट रहेगा उसको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज। ठीक है, आर्टिकल 45, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सभी आपको अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वाला बहुत डीपीएसपी में बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऐसे बताने के बाद नहीं हो जाता कि नहीं भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि क्या है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस है और लॉ बनाते वक्त ये जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। नहीं भाई, आपको पर्टिकुलर एग्जाम हो को रिलेट करके यानी रिलेट करके देना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है ना समझ में आ जाएगा। अभी तक यहाँ पे कितना डीप करेंगे, कितना डीपर जाएंगे, और भी सेक्शन है ना यहाँ पे। ठीक है, जब डीपीएसपी में जाएंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा फिर रिलेट भी करवा दूंगा कि देखो भाई ये है,
ये है, ऐसा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, सिटीजन्स को क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई नहीं है, ठीक है। जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 टू 77 में, तब क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, यानी कि सिचुएशन आई थी तब, यानी उसको यानी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कंसिडर किया गया था कि भाई हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करना ज़रूरी है क्या, जी यार, ये ऐड करना है या नहीं करना, इस पे यानी सोच विचार चालू था। हाँ, सोच विचार चालू था। फिर क्या हुआ, सवर्ण सिंह कमेटी क्या कर दी, अपॉइंटमेंट की गई। सवर्ण सिंह कमेटी ने बताया कि जी है भाई, ऐसा कुछ होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा, तो ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया और इसके हेल्प से क्या कर दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। कहाँ पे ऐड कर दी गई भैया, तो पार्ट 4A में, ठीक है। पार्ट 4 में कौन था, डीपीएसपी था। पार्ट 3 में कौन था, फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। और पार्ट 4A में एक ही आर्टिकल है भैया, कौन सा है भैया, आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भैया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये जो 11वीं ड्यूटी है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने क्या कर ली है, ऐड कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कहाँ पे नहीं जा सकते आप, जुडिशियरी की तरफ नहीं जा सकते। फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो, जुडिशियरी की तरफ जा सकते हो तो जस्टिशिएबल, नहीं जा सकते हो तो नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखो। चलो फिर उसके बाद देखो सेकुलर स्टेट, ठीक है। अब सेकुलर स्टेट यानी क्या होता है, सेकुलर का मीनिंग तो पता ही होगा आपको। सेकुलर यानी क्या होता है, यानी ऐसा है जो, यानी बेसिकली क्या रहता है कि किसी भी रिलीजन की तरफ झुका हुआ नहीं हो, यानी किसी भी रिलीजन की तरफ, किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सेकुलर, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट, यानी सेकुलर स्टेट है हम, बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। यानी हम किसी भी रिलीजन की तरफ झुके हुए नहीं है, यानी किसी एक ही रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर किसी एक रिलीजन की सुप्रीमेसी नहीं है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है, कि ये रिलीजन है भाई, बाकी इनको टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारा क्या है, सेकुलर स्टेट है, ठीक है। यानी इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, तो इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है क्या भैया, बता सकते हो कि नहीं यार, इस्लाम हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, हिंदू हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, ऐसा कुछ है क्या भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकुलर है, यानी क्या है, रिलीजन के मैटर में क्या है, हम न्यूट्रल है भैया, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो प्रोविजंस देख लो। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोविजंस हम देख लेते हैं, यानी सिर्फ पढ़ लेते हैं, वो समझ में आ जाएंगे आपको अपने आप, फर्दर एडवांस करने के बाद, जैसे जैसे फर्दर एडवांस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सेकुलर वर्ड है ना, ये बेसिकली क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किया है, कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। उसके अलावा प्रीएम्बल जब पढ़ोगे, ठीक है, तो प्रीएम्बल में आपको मिल ही जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। इसके अगर क्या आपको लिबर्टी है तो क्या हो गया, सेकुलर हो गया ना। अगर आपको लिबर्टी नहीं है, आपको फोर्स किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो वहाँ पे सेकुलर हो जाएगा, क्या हो, नहीं हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 14 दिया हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, समझ में आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 दिया है, क्या बोला है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी है आर्टिकल, यानी 25 बोल रहा है। अब कंसाइंस यानी क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी आपकी रूह जो चाह सकती है वैसे आप कर सकते हो, आपकी रूह को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो आपको प्रोफेस करना है रिलीजन के बारे में, तो प्रचार करना है तो आप प्रचार कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिलीजन आपको प्रैक्टिस करना है वो क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपागेट भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है भैया, ये सेकुलर में नहीं आएगा, ठीक है, आर्टिकल 25 में, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 26,
Every religious denominations or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs. यानी जो भी religious denominations है, ठीक है, उनको क्या है भैया, उनको rights है, क्या है, अपने religious affairs यानी manage करने के, अपने religious affairs manage करने के क्या है, उनको rights है, ठीक है, पता चलेगा fundamental rights में। उसके बाद देखो आर्टिकल 27, नो पर्सन शॉल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। क्या हमारा गवर्नमेंट कहता है कि भाई इस रिलीजन को प्रमोट करना है तो इस रिलीजन के लिए आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा? कहता है? नहीं कहता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 28 देखेंगे। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट। अगर स्टेट के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी नहीं जा सकती। ठीक है, आपने भी देखा होगा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थी क्या, इन्हें भाई ऐसा ऐसा करना है, ये प्रेयर करनी है, ऐसी करनी है, नहीं है। ठीक है, चलो फिर आर्टिकल 29 देखेंगे अभी। देखो फिर, एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन शॉल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। यानी हमारे सिटीजन्स को कोई भी हो चाहे, फिर उनको क्या है भाई, राइट है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने की, क्या कंजर्व करने की या फिर प्रिजर्व करने की क्या है, राइट है। उसके बाद देखो आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है भैया कि ऑल minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। यानी ये बोल रहा है कि जो भी माइनॉरिटीज है, ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज, उनको क्या है भाई, राइट है, क्या भाई, एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली कोई भी माइनॉरिटीज का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकती है और इसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहता है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। कौन बताता है भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आर्टिकल 44। कौन? आर्टिकल 44। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी क्या होता है, पता है क्या आपको? पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी क्या होता है? आप यानी बहुत बार सुनते होंगे, डीपीएस में तो दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ मैं आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी क्या होता है। तो क्या होता है कि जो भी, चलो, a uniform civil code means that all sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to national civil code which shall be applicable to all uniformly। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, नहीं होता है कि सभी सेक्शंस जो है हमारे सोसाइटी के, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, उनको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड के अनुसार। ठीक है, जो सभी के लिए यानी यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कवर क्या करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाई किस एरिया में, किस फील्ड में एक यूनिफॉर्मली सभी को कवर करेगा? तो क्या यानी कौन सी एरिया कवर करेंगे? मैरिज, डिवोर्स, और कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अलावा एडॉप्शन एंड सक्सेशन प्रॉपर्टी का। पता चला क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना जोर शोर से यानी अपोज किया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? ठीक है, क्योंकि कुछ रिलीजन में क्या है, अलग है। ठीक है, कुछ रिलीजन में अलग दिया हुआ है, तो वो सभी एक ही इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर इसमें नहीं जाते अब रिलीजन विलीजन में, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ तक समझ में आ गया सेकुलर स्टेट में। ठीक है, उसके बाद देखो कि अब जो इंडिया में सेकुलर, इंडिया को सेकुलर तक कहा जाता है, लेकिन इंडिया की जो सेकुलरिज्म की, सॉरी, लेकिन इंडिया में जो सेकुलरिज्म की जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्या है? पॉजिटिव कंसेप्ट। अब सर पॉजिटिव कंसेप्ट यानी क्या? अब पॉजिटिव कंसेप्ट यानी ऐसे है कि हम क्या करते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हम उसे इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। क्या देते हैं? इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। यही हो गई हमारी इंडिया की पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वली क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा हम उनको क्या करते हैं, इक्वली प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म की कंसेप्ट क्या है, पूरी डिफरेंट है। डिफरेंट यानी क्या है, वो निगेटिव कंसेप्ट है। निगेटिव यानी कैसे कि स्टेट और चर्च यानी रिलीजन है, वहाँ पे चर्च कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, एक दूसरे के इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया में क्या है भाई, इक्वल रिस्पेक्ट है, लेकिन जहाँ पे हस्तक्षेप करना जरूरी है स्टेट का, वहाँ पे क्या किया जाता है, हस्तक्षेप भी होता है। आगे चल के पता चलेगा आपको।
ठीक है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है भाई, कंप्लीट सेपरेशन है भैया, क्या है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। कोई उसमें भी ये इसमें मुंह नहीं मारेगा, ये इसमें मुंह नहीं मारेगा, सब अपना अपना काम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है भाई, पॉजिटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म की। तो पॉजिटिव कंसेप्ट यानी क्या होता है कि गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, यानी हम सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और उनको इक्वली क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आ गया। ठीक है, सेकुलरिज्म की कंसेप्ट कैसी पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जो हमारे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की सिस्टम थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, ठीक है, लेजिस्लेचर में, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, अभी अबोलिश कर दी गई है। क्या है, अबोलिश कर दी गई, जो हिस्टोरिकल थी। ठीक है, उसके अलावा जो अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है थोड़े बहुत सीट्स रिजर्व। ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी वो भी क्या कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी अबोलिश कर दी। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। जो भी एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, वो अब नहीं नॉमिनेट किए जा सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अबोलिश कर दी गई है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शायद अभी भी है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो ये जो था, ये प्रावधान एंग्लो इंडियंस के लिए जो था वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी तो पता है भाई, इक्वली राइट्स मिलने चाहिए भाई सबको, इक्वली राइट्स। ठीक है, या फिर इक्वलिटी के बेस पे रहता है एडल्ट फ्रेंचाइजी, पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर बोले तो इंडिया के सेंस में, यानी जो भी 18 ईयर्स के ऊपर है उसे राइट टू वोट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, राइट टू वोट मिल जाएगा। ये भी इतना बस ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो राइट टू वोट मिलता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, नहीं भाई, तू इस कास्ट का है, तू इस कलर का है, तू इस सेक्स का है, ऐसे वैसे कुछ नहीं रहता। जो भी सिटीजन हो इंडिया का, वो अगर अबव द 18 हो जाता है तो उसे क्या मिल जाता है, राइट टू वोट मिल जाता है। क्या मिल जाता है उसे, राइट टू वोट मिल जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब जो वोटिंग की जो एज थी ना, वो 21 से लेके 18 तक कम कर दी, यानी पहले 21 थी, अब कितनी है, अब 18 है। ठीक है, इसके लिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988, यानी बेसिकली 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी 3 साल से, यानी 21 ईयर्स थी, अब 18 ईयर्स, यानी जो भी 18 ईयर्स के ऊपर हो जाएगा वो उसको क्या मिल जाएगा, उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये बोल क्या रहा है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या करती है, डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखो एनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट। जी भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट एनहांस करती है, आपकी जो आपका जो वोट है उसकी कीमत होती है। एक वोट से भी कोई हार सकता है भाई, डेमोक्रेसी तो ब्रॉड बेस हो ही रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी डिग्निटी भी क्या करती है, मेंटेन करती है, डिग्निटी भी बढ़ाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है उस वोटिंग के फेज में। ठीक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि भाई हमारा वोट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर, इक्वेलिटी भी प्रमोट करती है, समझ में आ रहा है, इक्वेलिटी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो एनेबल माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी को भी क्या करती है, एनेबल करते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो वर्कर से वीकर सेक्शन है उसके लिए क्या करते हैं, न्यू एवेन्यूज होप्स भी ओपन करती है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, चलो फिर ये तो पता चल गया ना, भी एनहांसेस करती है सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। ठीक है, डेमोक्रेसी भी ब्रॉड बेस बना जाती है। आपकी वोट की क्या है, वोट की क्या है, बहुत भाई कीमत है ना, एक वोट से भी कोई हार सकता है। डिग्निटी भी इंप्रूव करती है, आपकी डिग्निटी है ना, राइट टू वोट अगर है तो आपको क्या मिल रही है, आपको डिग्निटी मेंटेन हो रही है आपकी। ठीक है, यानी आपकी कीमत है कुछ तो भी, क्या है, आपकी कीमत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई आपकी। ठीक है, एनहांस करती है सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई मेरे को राइट टू वोट है करके। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसेजेस ए ड्यूअल पॉलिटी। हमको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, बताया हुआ है मैंने पहले ही अभी पिछले वाले लेक्चर्स में। ड्यूअल पॉलिटी है, यानी सेंटर एंड स्टेट पे, ये भी बताया है। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या है, ऐसा है कि भैया नहीं, यूएसए में क्या है, एक इंसान जो है क्या रहेगा, सिर्फ यूएसए का सिटीजन ही नहीं रहेगा, यूएस का सिटीजन ही रहेगा, स्टेट का भी सिटीजन रहेगा। क्या रहेगा, स्टेट का ही सिटीजन रहेगा, यानी बेसिकली ऐसे समझो, अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो जो
एज अ यूएस करके इंडिया को कंसिडर करो, ठीक है। तो कैसे रहेगा भाई, इंडिया की भी एक अलग सिटीजन रहेंगी और स्टेट की भी अलग सिटीजन रहेंगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, पता है आपको। आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको एक ही सिटीजन मिलेगी, और वो हो गई इंडियन सिटीजनशिप, और वो हो गई इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए की अलग सिटीजनशिप रहेंगी और स्टेट की अलग सिटीजनशिप रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, आप चाहे कहीं पे भी पैदा हो जाओ, आपको सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे और सिविल राइट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? सेम पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाएंगे और सिविल राइट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भैया पॉलिटिकल राइट्स यानी क्या होता है ये भी बता दो थोड़ा, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट्स यानी क्या होता है कि सेट ऑफ एंटाइटलमेंट्स दैट अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर सोसाइटी। यानी पॉलिटिकल राइट्स यानी ऐसे सेट ऑफ क्या है, इंटाइटलमेंट्स है जो अलाउ करते हैं पीपल को, किसके लिए? सोसाइटी के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सोसाइटी के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें इलेक्टोरेट आ जाएगा, ठीक है। इसे कहा क्या जाता है? पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। सिविल राइट्स यानी क्या होता है भैया? सिविल राइट्स यानी ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सिविल राइट्स, ठीक है। या फिर हाँ, सिविल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि सिविल राइट्स यानी ऐसे राइट्स जो अलाउ करते हैं पीपल को, दैट अलाउ पीपल लीड्स टू सिविलाइज सोशल लाइफ एंड फुलफिल देयर बेसिक बेसिक नीड्स। यानी सिविलाइज सोशल लाइफ के लिए लीड करते हैं जो, और जो उनकी क्या बेसिक नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, उसे हम कहेंगे सिविल राइट्स। क्या कहेंगे उसे हम? सिविल राइट्स। इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है, मैं खाली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में क्या है, आप चाहे किसी भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको क्या मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स, सभी को क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, वेरी नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखो, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है भाई। बलवर्क्स यानी क्या हो जाता है देख लो, ठीक है। बलवर्क्स यानी देखो कि ये क्या है भैया, ये आपका घर है, आपके घर के आजू बाजू में आपने बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी, ये वॉल होगी भाई बलवर्क, ठीक है। ये भाई हमारा ठीक है, समझ गया। अभी भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द में ऐसी बहुत सी बॉडीज है, ठीक है, जो एज ए बलवर्क करके काम करती है, ठीक है। हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या हो गई यूपीएससी, होगी एसपीएससी, ठीक है। बलवर्क से भैया ये, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ठीक है। तो यूपीएससी तो क्या तो है, यही ईसीआई भी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है जो इंडिपेंडेंटली क्या करती है? वर्क करती है। जैसे कि यूपीएससी पता है आपको क्या वर्क करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करता है। कहाँ पे? स्टेट और यूनियन सेंटर का भी, स्टेट और सेंटर का भी, ठीक है। क्या क्या करता है भाई? भाई ऑडिटिंग का काम है भाई, क्या का? एसपीएससी यानी स्टेट के लिए सिविल एग्जाम्स कंडक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। बलवर्क का मीनिंग समझ में आ गया? ये समझ के लो, ठीक है। बलवर्क यानी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके इर्द गिर्द यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सी बॉडीज दी गई है जैसे बलवर्क का काम करती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। यानी तटबंदी, बलवर्क यानी क्या हो जाती है? तटबंदी, घेराव, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आगे चल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पता तो बहुत कुछ है, बता भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, ठीक है। आगे बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अब इमरजेंसी क्यों लागू की जाती है, या फिर इमरजेंसी प्रोविजन ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है और उसे नॉर्मल लॉ से क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में इमरजेंसी लागू की जाती है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तब इमरजेंसी जो लागू करती है, ठीक है। तो किसके लिए लागू किया जाता है भाई? सेफगार्ड करने के लिए। किसको सेफगार्ड करना है भाई? हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है। और जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करनी है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी को सेफगार्ड करने के लिए क्या किया जाता है? इमरजेंसी लागू की जाती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लागू की जाती है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, स्पेशल चैप्टर्स है ये आगे चल के, ठीक है।
फेडरल स्ट्रक्चर को यूनाइटरी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है, इमरजेंसी जब लागू हो जाती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और जो स्टेट है वो क्या हो जाते हैं, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या चलती किसकी है, सेंट्रल की चलती है, यानी स्टेट का कुछ चलता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर को यूनाइटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है वैसे ही अपने आप हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या यूनाइटरी वन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनाइटरी वन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो इमरजेंसी में है आगे, वहाँ पे पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी थोड़ा स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं, लास्ट लेक्चर में बहुत सारा बता दिया तो बहुत बड़ा लंबा हो गया हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि लेन थोड़ी छोटी रहे स्टार्टिंग में, तो भी अभी बढ़ेंगी और लेन तो दिक्कत जाएंगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 3 टियर गवर्नमेंट भी है भैया। अभी 3 टियर गवर्नमेंट यानी क्या हो गया भैया, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और भाई लोकल लेवल पे। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, इसमें पंचायत की क्या की भाई, इस्टेब्लिशमेंट कर दी। ठीक है, तो पार्ट 9 और शेड्यूल 11 इसने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या भाई, म्यूनसिपैलिटीज आई, पार्ट 9 ए और शेड्यूल 12 को क्या कर दिया भाई, इसने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था क्या, नहीं जी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, इसलिए तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे लाया गया, किसको, पंचायत से। ये तो पता ही है आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, पॉलिटी कैसी है, ड्यूअल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया ना एक तरह, क्या हो गया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया, तो फेडरलिज्म। ठीक है, क्या हो गया, फेडरलिज्म। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आ गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इस एक्ट ने पार्ट 9 लाया और शेड्यूल 11 लाया। 74th ने क्या लाया, म्यूनसिपैलिटीज, ये पार्ट 9A में लाया और शेड्यूल 12 लाया इसने। ठीक है, तय ध्यान में रखो। उसके बाद देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या थी, यानी बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या किया, इसमें आर्टिकल 19 में क्या कर दिया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ए फंडामेंटल राइट, ये ऐड कर दिया। ठीक है, यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 में क्या कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया, यानी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या हो गया अभी, फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 43 बी में भी इसको इंक्लूड कर दिया। यह आता है आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी क्या आ गया, एक नया डायरेक्टिव इसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, किसके लिए भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन के लिए। इसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9 बी लाया, क्या लाया, पार्ट 9 बी। ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कुछ प्रावधान दिए हुए, आर्टिकल 243 ZS से लेके 243 ZT तक, ZT तक। ठीक है, ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे क्या है, हमारा स्पेशल चैप्टर है, वहाँ पे हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो उसके बाद देखो पार्लियामेंट का कंट्रोल किस कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे रहेगा, किस पे रहेगा, अगर वो मल्टी स्टेट होती है, यानी एक से ज्यादा स्टेट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर का किस पे रहेगा, जो भी स्टेट में रहेंगी या फिर जो भी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का रहेगा। ठीक है, यानी जो भी लॉज वगैरह बनाने हैं उसके बारे में बात करें, यानी जो भी लॉज बनाना है। ठीक है, पार्लियामेंट किस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लॉ बना सकता है, जो मल्टी स्टेट है। स्टेट लेजिस्लेचर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखो, आगे आ जाएगा, करवा दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, ये थे आपकी क्या थी भैया, ये थी आपकी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पिछले लेक्चर जैसा मैंने यानी बड़ा होने की, ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश नहीं की, थोड़ा यानी खुद को रोक लिया। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आने वाला है, तभी भी वक्त जाएगा, आगे भी वक्त जाएगा। नहीं, ये तो क्या थोड़ा भाई हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी था,
ये मुंह दिखाई थी ना, इसी दिन में ये मुंह दिखाई थी। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। चलो फिर क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, पता है आपको, प्रोविजंस दिए हुए हैं, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। कार्बन कॉपी है बोलते हैं भैया इसको 1935 एक्ट के, वैसे पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है बोल रहे हैं भैया। ये क्या है कि बोल रहे हैं कि अन इंडियन और एंटी इंडियन क्यों है कि भाई पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या है जो इंडिया के, जो इंडिया की स्पिरिट है वो एक्सप्रेस नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए अन इंडियन, सॉरी, अन इंडियन और एंटी इंडियन इसे कहा गया है। अन गांधीयन कहा गया है भाई। अन गांधीयन क्यों कहा गया है भाई? क्योंकि जो फिलोसफी थे बेसिकली महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की आइडियल्स और फिलोसफी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, ऐसे उनका कहना था। और हो सकता है कुछ हद तक ये सच भी हो, आगे पढ़ने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, एलिफेंटाइन साइज है, आपको तो पता है, लेंदियस है भाई, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही एलाबोरेटली दिया हुआ है, सभी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, सभी यानी डिटेल में प्रोविजंस दिए हुए हैं। और पैराडाइज ऑफ लॉयर्स पहले भी दिखा था, लीगल ल्यूमिनरीज की क्या थी, डोमिनेंस थी, पता है ना। देन बहुत सारे क्या थे, लॉयर्स थे, इसलिए वो क्या है प्रोविजंस भी क्या आ गए, बहुत डिटेल में आ गए। और कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे भाई कि आम आदमी क्या समझ नहीं सकता। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर वगैरह कुछ समझता है नहीं कि इसका मीनिंग क्या है भाई, ऐसे भी वर्ड्स है कुछ कुछ। ठीक है, ये था भैया क्रिटिसिज्म, क्या था कि भैया बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 250 प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है भाई, इंडिया की स्पिरिट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो भी है हमारे इंडियन स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द इंडिया की, ठीक है, यानी उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। अन गांधीयन है भाई, आइडिया और फिलोसफी नहीं, एलिफेंटाइन साइज है, और पैराडाइज ऑफ अ लॉयर्स है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें मैंने खुद को बहुत रोका है क्योंकि इसके पहले वाला जो लेक्चर्स था बहुत ही बड़ा हो गया था, और ये सभी जो है ना, सभी के यानी सेपरेट सेपरेट चैप्टर दिए हुए, तो अभी भी वक्त जाएगा, फिर भी वक्त जाएगा। ठीक है, तो मैंने खुद को रोक दिया और थोड़ा लेक्चर शॉर्ट रखने की कोशिश की है। जब पर्टिकुलर चैप्टर्स में जाएंगे तो भाई डेप्थ में उतरना ही उतरना है हमको, तब वक्त लगेगा तो भी चलेगा, लेक्चर थोड़ा बढ़ भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से करवा लेंगे। अभी तो मुंह दिखाई चलो है ना अपने साइलेंट फीचर्स यानी मुंह दिखाई चल रहे। ठीक है, तो ये था हमारा भाई सेकंड लेक्चर। तो वही, फिर कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।